एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई भी एक अगर बच्चों अपनी इच्छा जाहिर करता है, नोटिस देता है फर्म डिसॉल्व करने के लिए एंड हो जाता है, तो आपको पता है ना फर्म डिसॉल्व होने के बाद कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है एंड वो व्यक्ति फर्म के सारे एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज पे ऑफ करेगा एंड लायबिलिटीज पे ऑफ करके जो बैलेंस बचेगा वो सभी पार्टनर्स में बच्चों उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देगा एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल कर देगा। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों? हाँ ना बोलो। तो बच्चों जब ये सेटलमेंट होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल होगा, आपस में बच्चों ये शेयर सेटल होगा, पैसा एक दूसरे को लेना देना सेटल होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता जो बाकी पार्टनर्स के लिए रूल होगा वही रूल बच्चों माइनर के शेयर के लिए भी होगा? डोंट यू थिंक सो? अगर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स का शेयर कैसे डिसाइड होता है डिसोल्यूशन के वक्त, वैसे आपको नहीं लगता कि इस माइनर का भी शेयर उसी प्रकार से डिसाइड होना चाहिए? हेलो, भले वो माइनर पार्टनर नहीं है लेकिन वो एडमिट तो किया गया था ना, तो उसका भी शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बच्चों उसी हिसाब से डिसाइड होगा जैसा बाकी पार्टनर्स का शेयर डिसाइड होगा। क्या ये लाइन समझा बच्चों? फर्म जब डिसॉल्व होगी तो माइनर का भी शेयर उसी हिसाब से डिसाइड होगा जैसा रिमेनिंग पार्टनर्स का डिसाइड होगा। जरा सीरियसली बोलो, ये लाइन समझा सबको? उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, जैसा बाकी पार्टनर्स का शेयर डिसाइड होगा डिसोल्यूशन के वक्त उसी के हिसाब से बच्चों माइनर का भी शेयर डिटरमाइंड होगा जैसे बाकी पार्टनर्स का होगा। तो बच्चों पैराग्राफ वापस पढ़ता हूं, देखो मुझे जरा रिस्पॉन्स देना हॉनेस्टली। प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the court shall proceed with the suit as one for dissolution and for settling the accounts between partners, and the amount of the share of the minor shall be determined along with the share of the partners। बच्चों बताओ पॉइंट नंबर 4 का सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। हेलो, पॉइंट नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ दोनों क्लियर हुआ? क्या आपको लैंग्वेज कंफ्यूज कर रहा है? क्या लगता है आपको? हेलो, हाँ, 2-4 लोग यस बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट आता है पढ़ाने का। ओके, वेरी गुड बच्चों। लेट अस गो टू रूल नंबर 5। माइनर को बच्चों लेकर कितने सारे रूल्स बने देखो ना। ये एक छोटा बच्चा लेकिन तकलीफ बहुत दे रहा है हर एक्ट में, ध्यान में रखो। तो 5वां पॉइंट क्या कहता है बच्चों माइनर के पोजीशन को लेकर पार्टनरशिप एक्ट में? बच्चों मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, जो माइनर को एडमिट किया गया है बेनिफिट्स के लिए, क्या वो जिंदगी भर माइनर ही रहेगा? बच्चों साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो 18 साल का हो जाएगा तो मेजर बन जाएगा कि नहीं? हेलो, मेजर बन जाएगा कि नहीं? बच्चों पहले स्टोरी ऐसा सुनो। अब बच्चों कोई माइनर फ्यूचर में जाके मेजर बनता है। अब जब कोई माइनर मेजर बन जाएगा तो बच्चों आपको लगता नहीं मेजर बनने के बाद क्या उसे माइनर के जैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्या? नहीं। नाउ ही इज पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? अब वो बड़ा हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो गया है। तो बच्चों जब माइनर मेजर बनता है तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है। क्या डिसीजन? 2 डिसीजन रहते हैं, कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। पहला, क्या उसे
सेम पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहना है जहां उसे एडमिट किया गया था, जहां उसे बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया था। क्या उसी पार्टनरशिप फर्म में उसे पार्टनर बन के कंटिन्यू रहना है, या तो दूसरा ऑप्शन उसे उस पार्टनरशिप में आगे पार्टनर नहीं बनना है। बराबर है? या तो उस एग्जिस्टिंग फर्म में तुम पार्टनर बन जाओ या तो वहां से आप निकल जाओ। दोनों ऑप्शन इसको दिए जाते हैं। जिस दिन माइनर मेजर बनता है, मेजर बनने के बाद कुछ पर्टिकुलर पीरियड के अंदर माइनर को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या तुम नॉर्मल पार्टनर बन के सेम फर्म में कंटिन्यू करना चाहते हो कि बच्चों कि आप इस फर्म को छोड़ना चाहते हो। ऐसा डिसीजन लेने के लिए उसको बोला जाएगा। बच्चों मैं तो कहता हूं वो जो भी डिसीजन ले, डिसीजन लेने के बाद उसका पब्लिक नोटिस जरूर दे। बराबर है? उसकी नोटिस वो जरूर दे दे यूज करना चाहता है। अब बच्चों मेरा सवाल ऐसा है कि अगर वो पार्टनर बनना चाहता है सेम फर्म में, बच्चों पार्टनर बनना चाहता है सेम फर्म में, तो बच्चों पार्टनर बनने के बाद उसकी राइट्स लायबिलिटीज क्या होंगी? एंड अगर वो डिसकंटिन्यू कर देना चाहता है तो डिसकंटिन्यू करने के बाद उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? बच्चों अब इसे हमें पॉइंट नंबर 5, 6 एंड आगे जो भी है 7, 8 जो भी है बच्चों, बरोबर है? अब इसके कुछ क्लियर हुआ बच्चों? हेलो। अब पॉइंट नंबर 4 के बाद हमारा डिस्कशन कैसे टर्न हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? कैसे टर्न कर रहे हैं अभी हम डिस्कशन को? यस। ने बच्चों पढ़ने से पहले आइडिया होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अभी धीरे धीरे जरा अंडरस्टैंड। एट एनी टाइम, बच्चे यहाँ 6 महीने का टाइम पीरियड दिया देखो। एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, बच्चों जिस दिन ये मेजोरिटी अटेंड करेगा वहां से 6 महीने के अंदर बच्चों इसे डिसीजन लेना है कि इसे पार्टनर बनना है कि पार्टनर नहीं बनना है। यानी मेजर होने के बाद 6 महीने के वक्त के अंदर he has to decide or she has to decide whether want to become partner or not to become partner। बरोबर है? ये डिसीजन इनको लेना पड़ता है विद इन 6 months फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी। तो बच्चों क्या लिखा है? एट एनी टाइम विद इन 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later। अब ज्यादातर डेट लेटर क्या आएगा बच्चों? अटेनिंग मेजोरिटी आएगा। give public notice that he has elected to become he has elected to become or that he has elected not to become partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm। बच्चों मुझे ये बताओ क्या फर्स्ट पैराग्राफ समझा? बच्चों मान लो, चलो मान लो 1 अक्टूबर को जिस माइनर को एडमिट किया गया था पार्टनरशिप फर्म में, 1 अक्टूबर को वो माइनर मेजर बन गया। तो बताओ क्या उसको 1 अक्टूबर को ही डिसीजन लेना है क्या? क्या 1 अक्टूबर को ही बाकी पार्टनर आके उसके मुंह पे बोलने लगेंगे क्या पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं पार्टनर बनना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है नहीं पार्टनर बनना चाहता है? नहीं, उसको मेजर बनने के बाद कितना वक्त दिया जाएगा डिसीजन लेने के लिए कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है? 6 महीने का बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। ये पॉइंट समझा बच्चों? एंड बच्चों उसको 2 में से कोई एक डिसीजन लेना है, या तो उसको पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना है। मुझे ये बताओ, चाहे पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, दोनों ही केस में इसको क्या देना पड़ेगा? पार्टनर अगर बनना है तो भी एंड नहीं बनना है तो भी ऐसे पर्सन को जो मेजर बन चुका है माइनर से पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी।
और पब्लिक नोटिस डिसाइड करेगा इनका आगे का पोजीशन क्या होगा फर्म में। बच्चों पब्लिक नोटिस का देना या नहीं देना डिसाइड करेगा इनका आगे का पोजीशन फर्म को लेकर क्या होगा। यानी बच्चों पब्लिक नोटिस देना कितना कंपलसरी है देखो, बराबर है। तुम 6 महीना का टाइम ले लो, तुम 2 महीने में डिसाइड कर लो, 1 महीने में डिसाइड कर लो, 2 दिन में डिसाइड कर लो, बट 6 महीने का वक्त दिया है। अगर तुम बोलते हो हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं तो पब्लिक नोटिस दे दो। आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं बनना है पार्टनर, नोटिस दे दो। यानी चाहे आप पार्टनर बनो या पार्टनर ना बनो, आइदर वे आपको पब्लिक नोटिस देनी है, क्योंकि आपकी दी हुई पब्लिक नोटिस आपका आगे का लीगल पोजीशन डिसाइड करेगा विथ रिगार्ड फर्म। बच्चा आप बोलो बड़बड़ समझा आपको फर्स्ट पैराग्राफ का? हेलो 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 हेलो, सबको समझा फर्स्ट पैराग्राफ पॉइंट नंबर 5? एकदम परफेक्टली एंड इजी वे पढ़ा रहा हूँ बच्चों में। ये सब ऐसा एरिया है ना बच्चों डिस्कशन का, जहां बच्चे बुक ओपन करते हैं देखते ही कंटाला आता है उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे ना आपको मजा आना चाहिए, अरे हाँ हमको मालूम है इसे। लेकिन बच्चों मेरा बीच में सवाल, बच्चों 6 महीना हो गया एंड 6 महीने तक अगर बन चुका है, उसने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी तो, पब्लिक नोटिस देने में फेल हो गया तो, पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया तो, विद इन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, तो बच्चों लॉ क्या हो जाएगा देखो, प्रोवाइडेड दैट यस अभिशंकर यू आर राइट डीम्ड एज नॉर्मल पार्टनर, उससे नॉर्मल पार्टनर की ट्रीटमेंट दी जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ओके, provided that if he fails to give, provided that if he fails to give such notice, बच्चों अगर ये माइनर जो मेजर बन चुका है, if he fails to give such notice कि उसे पार्टनर बनना है नहीं बनना है, ये नोटिस देने में अगर वो असमर्थ रहा, तो बच्चों हमारा लॉ क्या अजम्पशन कर लेगा, he shall become a partner in the firm on the expiry of said 6 months। एंड बच्चों अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो 6 महीना खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली डीम्ड, ऑटोमेटिकली इस पार्टनरशिप फर्म का एक नॉर्मल पार्टनर माना जाएगा, ये लीगल पार्टनर बन जाएगा, पार्टनर बाय एग्रीमेंट बन जाएगा। क्या डेंजर बात है देखो बच्चों, यानी अगर उसके मन में है कि उसे पार्टनर नहीं बनना है, तो बच्चों जल्दी जल्दी डिसीजन लेकर पब्लिक नोटिस दे दे, मैटर खत्म करे। मन में है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है, डिसीजन भी नहीं ले रहा है, 6 महीना खत्म भी हो गया, पब्लिक नोटिस भी नहीं दी, तो बच्चों इसका मतलब अब ये पर्सन ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब बोलो बच्चों, आप पूरा पॉइंट 5 क्लियर हुआ? बच्चों यस नो में आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। क्या अभी पॉइंट नंबर 5 एब्सोल्युटली क्लियर हुआ बच्चों? बहुत स्लो रखा है डिस्कशन हाँ मैंने, आप बोल नहीं सकते गिरी सर फास्ट जा रहे हैं करके, मैं जा रहा हूं तो बोल देना बच्चों, मतलब मुझे समझ में तो आ जाएगा। ओके, बट बहुत स्लो रखा है डिस्कशन मैंने जानबूझकर। बच्चों अभी 6th रूल पढ़ते हैं। ये तो बच्चों नोटिस लेने देने की बात हो रही है, अब कोई ना कोई एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना बच्चों। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है देखो, वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन of such admission until particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting the fact। बच्चों पॉइंट नंबर 6 एक्चुअली देखा जाए तो ये केवल एक बच्चों
लीगल एंगल पॉइंट है कि अगर किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स, बरोबर है। एंड बच्चों, ये जो माइनर जिसको एडमिट किया गया है उसको ये नहीं पता था कि वो मेजर बन चुका है एंड मेजर बनने के बाद 6 महीना खत्म भी हो गया है, बरोबर है। वो अपने आप को अभी भी माइनर एजम्पशन करता है। तो ऐसे केस में बच्चों उसको सही में ये पता नहीं था जो इसका क्लेम कर रहा, बरोबर है। जो व्यक्ति, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का कोई नॉर्मल पार्टनर हो या ये माइनर खुद हो, जो मेजर बन चुका है लेकिन आइडिया नहीं कि ऐसा कुछ करना है, तो बच्चों ऐसे केस में बच्चों ये बर्डन प्रूव करने का उस व्यक्ति के ऊपर फॉल होगा जो व्यक्ति ये असर्ट कर रहा हो, क्लेम कर रहा हो फैक्ट को कि मुझे, बरोबर है, अटेनिंग मेजॉरिटी एंड 6 मंथ्स की आइडिया नहीं, बरोबर है। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा होगा उसे प्रूव करने का चांस मिलेगा कि तुम प्रूव करो कि कौन गलत है कौन सही। बच्चों मैं एक बार रीड करता हूँ, थोड़ा लीगल एंगल है, ध्यान दो। Where any person has been admitted as minor to the benefits of partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until particular date after expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting the fact. પછી जब वर्ड आया था ना, until particular date after expiry of 6 month attaining majority shall lie on the person asserting the fact, इसका मतलब बच्चों आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ध्यान दो, माइनर का आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी एंड 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बच्चों दैट माइनर ऑटोमेटिकली बिकम्स नॉर्मल पार्टनर इन द फर्म। भले उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन अब वो नॉर्मल पार्टनर ट्रीट किया जाए। गेटिंग दैट? बोलेगा नहीं मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, तो तुमको उस वक्त तो पूछना चाहिए था नॉलेज, या बाकी लोगों को बताना चाहिए। तो जो भी असर्ट करेगा कि ये पर्सन को इसका नॉलेज नहीं, पर्सन प्रूव करेगा। अगर माइनर बोलता है मुझे नॉलेज नहीं है तो माइनर को प्रूव करना पड़ेगा, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा प्रूव करने का। या कोई पार्टनर बोलेगा तो उस पार्टनर के ऊपर बच्चों बर्डन आ जाएगा प्रूव करने का। तो बच्चों देखा जाए तो रूल है नहीं। चलो 7 बच्चों, मान लो कि माइनर जो मेजर बन चुका है बच्चों, उसने अपना 6 मंथ्स के अंदर डिसीजन ले लिया है। मान लो उसने डिसीजन ले लिया है। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, क्या डिसीजन लिया, पढ़ो हेडिंग ए बी के पहले पढ़ो क्या हेडिंग है। मान लो बच्चों माइनर जो मेजर बन चुका है एंड उसने 6 मंथ्स के अंदर डिसीजन ले लिया है। कौन सा डिसीजन लिया है बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव? सच पर्सन बिकम्स पार्टनर, इसका मतलब बच्चों उसने 6 महीने के अंदर ये डिसाइड कर लिया है फ्रॉम अटेनिंग मेजॉरिटी, एंड उसका पब्लिक नोटिस भी दे दिया है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में एक नॉर्मल पार्टनर के तौर पर कंटिन्यू, एक नॉर्मल पार्टनर के तौर पर कंटिन्यू। अगर उसने ऐसा डिसीजन ले लिया तो बच्चों बिना पढ़े आप मुझे बताओ, अब ऐसे पार्टनर का आपको ऐसा नहीं लगता राइट्स एंड लायबिलिटीज वही रहेगा जो बाकी नॉर्मल पार्टनर्स का? डोंट यू थिंक सो? अभी जब मेजर हो गया, नॉर्मल पार्टनर हो गया, पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट हो गया, तो आपको लगता नहीं इसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज बच्चों वैसी ही रहेंगी जैसे बाकी पार्टनर्स को ट्रीटमेंट है? हेलो, अभी बाकी जैसा नॉर्मल पार्टनर, यस, तो जैसा बाकी नॉर्मल पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, तो आपको लगता नहीं अगर ये मेजॉरिटी
तब इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड आफ्टर बिकमिंग पार्टनर? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। फिर अब पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। बच्चों जब ये पार्टनर बन जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो क्या अब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी? लेकिन बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, जरा ध्यान से सुनना। इंटरेस्टिंग भी है, डेंजर भी है। आप बोलेंगे क्या डरा रहे हो सर? देखो बच्चों, मान लो पॉइंट नंबर 7 कि इस माइनर ने मेजर बनने के बाद 6 महीने के अंदर डिसीजन ले लिया, पब्लिक नोटिस दे दी, एंड नाउ ही इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर। ओके, ये पार्टनर के तौर पर आगे कंटिन्यू हो गया। तो बच्चों राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? पढ़ो। ए, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज माइनर, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स पार्टनर। बात सही है? जिस दिन वो पार्टनर बना उस दिन तक इस राइट्स एंड लाइबिलिटीज बच्चों पढ़ाई के लिए माइनर के मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का लाइबिलिटीज साथी। बच्चों माइनर के तौर पर रहेगा, लेकिन जिस दिन वो पार्टनर हो गया लीगली आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, तो बच्चों ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। बच्चा अभी भी आपने बोला ना अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जब ये भी नॉर्मल पार्टनर हो गया तो आपको नहीं लगता इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, एंड ये भी थर्ड पार्टी के लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। बाकी नॉर्मल पार्टनर्स की जैसा आपको नहीं लगता ये भी पर्सनली लाइबल हो जाएगा? हेलो बच्चे, ये एक नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा, मतलब क्या हो गया? आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी जब ये पार्टनर कंटिन्यू हो जाता है तो इसकी लाइबिलिटी बाकी पार्टनर्स की जैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। तो बच्चे ये पॉइंट वापस पढ़ता हूं, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट on which he becomes partner, but he also becomes personally liable to third party for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. Since he was admitted to the benefits of partnership. Okay, बच्चे लास्ट लाइन ध्यान दिया, he also becomes personally liable to third party for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. यानी बच्चे इनकी पर्सनल लाइबिलिटी कहां से शुरू होगी? उस दिन से जिस दिन ये माइनर से मेजर बने, या उस दिन से जिस दिन से इनको एडमिट किया गया था पार्टनरशिप फर्म में। टाइप करो, इनकी पर्सनल लाइबिलिटी कहां से शुरू होगी? सर आप लेके आए क्या प्रिंट आउट? अरे मैं बोला था ना 10 मिनट आपसे काम। मैं आपको बोला था कि 10 मिनट काम है मेरे पास। फाइनल मत करना, मुझे तो मालूम प्रिंट आउट लेने दे। आपने भेजा वो सब किया मैंने चीजें, मतलब बैठ के मेरे को बताना था आपको मीटिंग पर। ठीक है सर, इसलिए आप बोले ना 11 बजे 11:30 बजे मेरे कर देंगे। तो मैं आता हूँ अभी लेक्चर के बाद, जरा देखता हूँ। वेस्ट हो जाएगा ना, अन्य से 2-3 मिस्टेक्स हो गए।
ओके बच्चों, बच्चों जरा ध्यान देने वाली बात है, एडमिट किया था तब से, हाँ बच्चों, तब से इनकी पर्सनल लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। यानी एज गुड एज बच्चों माइनर की जो बेनिफिट्स थी वो एक्चुअली मिली ही नहीं इनको, एक तरह से ऐसे ही मतलब हो गया। इनकी लायबिलिटी एक्चुअली पर्सनल लायबिलिटी नॉर्मली बच्चों लॉजिक लगा के बताओ कहां से शुरू होनी चाहिए थी, बताओ कहां से शुरू होनी चाहिए थी? एक्चुअली इनकी पर्सनल लायबिलिटी कहां से शुरू होनी चाहिए थी? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आंसर दो। प्राइमा फेसी कहां से होनी चाहिए थी? आपको लगता नहीं जिस दिन ये अटेंडेड मेजॉरिटी? यस, लेकिन बच्चों ऐसा है क्या यहाँ? मुझे ये बताओ, ऐसा है क्या यहाँ? नहीं। अगर वो आगे चल के डिसीजन लेते हैं कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो इनकी पर्सनल लायबिलिटी वहां से नहीं शुरू होगी जहां से इन्होंने मेजॉरिटी अटेंड की, वहां से शुरू होगी जब इनको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट्स। बच्चों बहुत ही डेंजर पॉइंट, समझा क्या सबको? यस, हाँ बहुत ही स्पेशल पॉइंट है बच्चों, ये बहुत कम लोगों को ध्यान में रहता है एग्जाम में। केस स्टडी के जैसा आएगा आपको बच्चों, ये केस स्टडी केस लॉ के जैसा आएगा। उस वक्त आप वो डेट मत लिखना जिस डेट को इन्होंने मेजॉरिटी अटेंड की या पब्लिक नोटिस दी। बच्चों ही विल बी पर्सनली लायबल not from the date of attaining majority but the date he was admitted in the partnership for the benefits. एंड बच्चों अगर ये पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनर बनने का डिसीजन ले लेते हैं, तो बच्चों इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? वो मेरा ऐसा ही क्वेश्चन है आपसे। बच्चों इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? इनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगी? तो बच्चों इनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट वही होगी जो माइनर होते समय इनको दी जाती थी। कुछ समझा? हेलो हेलो हेलो। जब ये माइनर थे तब इनको जितनी प्रॉफिट दी जाती थी या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, रेशियो इनके मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। समझा? हेलो, समझा सबको? यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। एज अ माइनर उनको जो मिलता था प्रॉफिट, वही प्रॉफिट लेने का इनको एंटाइटलमेंट मिलेगा व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। बच्चों बी पॉइंट लिख के पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ही शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। His share in the property and profits of the firm shall be the same, shall be the share to which he was entitled as minor. Shall be the share to which he was entitled as a minor. यानी बच्चों माइनर एंड मेजर के वक्त जो भी बच्चों इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनको मिलेगा। ओके, अब बच्चों पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है बच्चों? मान लो बच्चों कि इन्होंने बच्चों एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड कर ली। चलो मेरा प्रश्न, इन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड कर ली, 18 साल के हो गए, एंड 18 साल होने के बाद बच्चों 6 महीने के अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ही डू नॉट वांट टू बी, he elects not to become partner। पब्लिक नोटिस भी दे दी, मान लो, चलो बराबर है। मान लो बच्चों इन्होंने डिसीजन ले लिया कि he don't want to become partner। जैसे ये माइनर से मेजर हुए, इनको ऑप्शन दिया गया आप पार्टनर बन जाओ या पार्टनर मत बनो। तो बच्चों अब इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, नेगेटिव डिसीजन ले लिया है। अब बच्चों अगर ये पार्टनर नहीं बनना चाहते हैं, माइनर जो मेजर बन चुका है अब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तो बच्चों ऐसे केस में फिर इनके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? बच्चों इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज कैसे डिसाइड होंगी, कैसे फाइनलाइज करेंगे इसको हम?
तो बच्चों वो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दो। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू। पढ़ रहा हूं बच्चों, पॉइंट नंबर 8, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर। तो बच्चों पहला राइट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़ो, क्या लिखा है रूल, पहला पॉइंट क्या लिखा है, ए एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर। माइनर के जैसा ही इनका राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू रहेगा अंडर दिस सेक्शन he gives public notice। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते कि आई डोंट वांट टू बिकम पार्टनर इन दिस एग्जिस्टिंग फर्म, तब तक बच्चों इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसी हिसाब से कंटिन्यू रहेंगी एज इफ ही इज अ माइनर। एज इफ ही इज अ माइनर, उसके हिसाब से ही इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बच्चों कंटिन्यू रहेंगी तब तक जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं। एंड बच्चों मुझे ये बताओ, अगर इन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया, मान लो बच्चों 15 नवंबर को इन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया, 15 नवंबर को इन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया, तो 15 नवंबर के बाद फर्म के किए गए किसी भी एक्ट के लिए क्या इनकी जिम्मेदारी ठहराई जाएगी? 15 नवंबर आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस फर्म के किसी भी एक्ट के लिए क्या ये जिम्मेदार होंगे? क्या ये जिम्मेदार होंगे? बच्चों नहीं होंगे। लिखा देखो पॉइंट नंबर बी, हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. I hope everyone is understanding. I hope everyone is understanding. एंड बच्चों पॉइंट नंबर सी, एक और क्या राइट मिलेगा इनको? बच्चों याद करो, ये ऊपर ही पढ़ा था हमने कि अगर कोई माइनर पार्टनरशिप फर्म से अपना रिश्ता तोड़ता है तो बच्चों उसे अपना प्रॉफिट का शेयर एंड प्रॉपर्टी में शेयर के लिए केस करने का चांस मिलेगा कि नहीं दूसरे पार्टनर पर? हेलो, डोंट यू थिंक सो? हमने पढ़ा था ये। यस, बट ओनली जब ये डिसाइड कर ले कि ही डोंट वांट टू बिकम पार्टनर, सीवियरिंग इज कनेक्शन विद पार्टनरशिप। याद आया बच्चों? तभी उसको ये राइट मिलेगा कि वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 4। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर माइनर जो मेजर बन चुका है उसने विद इन 6 मंथ्स डिसीजन ले लिया कि डोंट वांट्स टू बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो जरा टाइप करो कितने राइट्स मिलेंगे इनको? अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि डोंट वांट टू बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो पॉइंट नंबर 8 के हिसाब से बच्चों कितने राइट्स हमने पढ़े अभी? कितनी राइट्स एंड लाइबिलिटीज इनको मिलेंगी? या कितने रूल्स हमने पढ़े? 3 ABC। पहला बच्चों, अगर ये बोलते हैं कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं, तो इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बच्चों एज अ माइनर के तौर पर ही कंटिन्यू रहेंगी तब तक जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। दूसरा, पब्लिक नोटिस देने के बाद फर्म के किसी भी एक्ट के लिए बच्चों ये माइनर जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसका शेयर जिम्मेदार है। एंड तीसरा, फर्म को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहे हैं बच्चों, नाउ दिस माइनर गेट्स द राइट टू सू अदर पार्टनर्स फॉर रिकवरी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4 जो भी लिखा है वहां। इसके बाद बच्चों लास्ट का रूल 9, एक ही लाइनर है, 1 लाइनर है। ओके बच्चों, ये उन्होंने क्या क्या, नथिंग इन सबसेक्शन 7 and 8 shall affect the provision of section 28। बच्चों सेक्शन 28 क्या पढ़ा था, याद है आपको? अभी ऊपर 7 and 8 जो हमने पढ़ा, ऊपर अभी हमने 7 and 8 का जो बच्चों राइट्स कंडीशंस पढ़ा, सॉरी बच्चों उसके बारे में क्या लिखा, नथिंग इन सबसेक्शन 7 and 8
shall affect the provision of section 28. मुझे बताओ सेक्शन 28 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सेक्शन 28 में क्या पढ़ा था? याद है? कुछ प्रोवाइजो पढ़ाया था सेक्शन 28, कहाँ गए? सेक्शन 28 याद है किसी को? क्या डिस्कस किया था बच्चों? गया इसके साथ पढ़ाया था मैंने। एक बड़ा दिसंबर 20 पढ़ा तो था कहीं हमने। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। अभी जो हमने पॉइंट नंबर 9 की जो मैं बात कर रहा था आपसे, बराबर, नथिंग इन सबसेक्शन 7 and 8 shall affect the provision of section 28। बच्चे इसको हम लोग एनालिसिस में देख लेते हैं। अब बच्चों मैंने जितना भी आपको पढ़ाया 8 पॉइंट्स, जरा सीरियस लेवल पे बोलो बच्चों, आपने पढ़ा कि नहीं? मतलब समझा कि नहीं आपको? मुझे बताओ। 9 छोड़ दो, ऋषभ ने मुझे पेज नंबर भी बता दिया है कहाँ पढ़ा था हमने, वो तो मैं पढ़ाऊंगा वापस। मुझे बताओ 1 to 8 पूरा समझ में आ गया था सबको? इसका मतलब बच्चों मुझे एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? हेलो, एनालिसिस में होमवर्क दे सकता हूँ सेक्शन 30 का आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि वही का वही है सर। आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में रिवाइज हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में रिवाइज हो जाएगा, बराबर है? तो बच्चे यहाँ पर 3.12 ऋषभ ने मुझे पेज नंबर बता दिए। 3.12 में, अच्छा मतलब उधर यूनिट नंबर 1 में था क्या? शुभ यूनिट नंबर 1 में था वो। अच्छा जान बच्चों, सेक्शन 28 यूनिट नंबर 1 में जो है वो क्या था जरा देखो। 2 मिनट बच्चों, आइडिया आ जाएगी बस, दैट्स ऑल। कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस और कुछ नहीं। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट जरा दे दो मुझे, मैं यूनिट 1 में भी आ गया हूँ। ओके 1 2 ये देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बच्चों सेक्शन 28 याद आया? अभी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की जानकारी थी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हेलो बच्चों, सेक्शन 28 किसके बारे में पढ़ा था हमने? टाइप करो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में पढ़ा था। बराबर है? अब बच्चों इस करना है हमें, तो बताएगा इसको मैं रिलेट कैसे करूं वहां पर। यस, एनीवन? एक मिनट, ये देखो। हाँ बच्चों आ जाओ अभी जरा मतलब की बात पर। पॉइंट नंबर 9 वापस आ जाओ। नथिंग इन सबसेक्शन 7 affects the provision of section 28. Can you explain me this? Section 28 deals with holding out, partner by holding out. अब बताओ पॉइंट नंबर 9 क्या कहना चाहता है आपसे? ऊपर जो हमने 7 8 पढ़ा माइनर के लिए, कि माइनर अगर मेजर बन जाता है, अगर वो
पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है तो फिर उसको राइट्स क्या मिलेंगे, अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो उसको राइट्स क्या मिलेंगे, इस 7 एंड 8 में हमने पढ़ा। बट बच्चों मुझे ये लाइन का आंसर चाहिए आपसे, नथिंग इन सबसेक्शन 7 एंड 8 shall affects the provision of section 28, मतलब क्या? यस, आंसर आ पा रहा है कि मैं दे दूं आंसर? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? मैंने 1 मिनट दिया है आपको बच्चों सोचने के लिए, सोच के बताओ ना बच्चों। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की लायबिलिटी इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी कैसी होती है आपने देखा? अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को माइंड में रखते हुए थर्ड पार्टी डीलिंग करता है फर्म के साथ एंड थर्ड पार्टी को कोई लॉस होता है तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबल है, मालूम है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों उस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को हम यहां कैसे रिलेट करें? सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। बच्चों सेक्शन 7 एंड 8 इज डिसाइड हुए हैं कि नहीं पार्टनर के, बरोबर है? उसका कोई भी इफेक्ट पर नहीं होगा। यानी सेक्शन 7 एंड 8 में आपने जो राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़े हैं, बरोबर है, उसका इफेक्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पर नहीं होगा। ये सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो पहले कभी माइनर था, अब मेजर बन चुका है एंड मेजर बनने के बाद या तो वो डिसीजन ले रहा है कि मैं फर्म में कंटिन्यू रहूं या फर्म में डिसकंटिन्यू हो जाए। सेक्शन सबसेक्शन 7 एंड 8 की राइट्स एंड लायबिलिटीज इज डिटरमाइंड ओनली फॉर द पार्टनर या पर्सन हु वाज माइनर and now has become partner after attaining majority or decided not to become partner बराबर after attaining majority, उसी के लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के लिए सब सेक्शन 7 एंड सब सेक्शन 8 के राइट्स एंड लायबिलिटीज लागू नहीं होंगे। तो बच्चों लास्ट पॉइंट क्या, नथिंग इन सब सेक्शन 7 एंड 8 शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28। यानी पार्टनर होल्डिंग आउट थर्ड पार्टी की नजरों में लायबल है, लायबल था, लायबल रहेगा। अगर उसको माइंड में रखते हुए थर्ड पार्टी ने कोई डीलिंग किया है तो थर्ड पार्टी बाकी पार्टनर्स के साथ, बाकी पार्टनर्स के इक्वली लायबल रहेगा। इसमें वो माइनर का बेनिफिट वगैरह नहीं ले सकता, मैं माइनर हूं या जो भी हूं उसका बेनिफिट उसको यहां अलाउड नहीं। बच्चों समझ में आया सबको? हेलो, लास्ट पॉइंट, हेलो बच्चों 9 पॉइंट। अभी मैं एनालिसिस जो है सेक्शन 30 का जो एनालिसिस है बच्चों, ये मैं आपको अभी पढ़ने के लिए दे रहा हूं घर पर, बरोबर है? जो भी मैंने आपको डिस्कस कराया बच्चों, पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे वापस लिखा है भाई, सेम टू सेम। इतना ही कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वही वहां पर लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन बच्चों अभी तक आपने रिस्पांस नहीं दिया, क्या पॉइंट नंबर 9 क्लियर हुआ? ये हेलो, क्या पॉइंट नंबर 9 क्लियर हुआ? बच्चे ये जो रूल्स हम पढ़ रहे थे वो उस पर्सन के लिए थे जो माइनर था, मेजर बन चुका है। ये लॉ उस पर्सन के लिए नहीं है जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, ऐसा बोलना है हमको, बरोबर है? जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है सेक्शन 28 के हिसाब से, उसके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चों अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई थिंक 11 बज गया है। तो बच्चों अभी शाम को भी लेक्चर है ना 4:30 को मेरा, हेलो 4:30 को लेक्चर है बच्चों। तो मैं उसमें क्या करूंगा बच्चों, ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट,
एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को लेकर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सेक्शन 31 से लेके 35 5 सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में बच्चों लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रूल्स क्या हैं बच्चों, उसका डिस्कशन हम करेंगे। ओसीएम नहीं है बच्चों, ये ओसीएम का थ्योरी नहीं है, ये लॉ पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान में रखो, ये लॉ पढ़ने वाले हैं आप। इसलिए बच्चों शाम को 4:30 के लेक्चर में मैं डायरेक्टली आके सेक्शन 31 से शुरू कर दूंगा, बरोबर है। पॉइंट नंबर 2.11 से शुरू कर दूंगा, 2.11 से आके शुरू कर दूंगा। चलो बच्चों, फिर यहाँ तक का लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं तक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर मिलके सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे।